हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम विजय है और आप देख रहे हैं टैली प्राइम सीरीज। टैली प्राइम सीरीज का यह अपना 5 नंबर वीडियो है। और जो हमारा लास्ट वीडियो था जो कि क्लास नंबर 4 थी, उसमें हमने कुछ बाउचर्स और अपनी टैली प्राइम की कुछ नोट्स भी कवर की थी। आज के इस वीडियो से हम शुरू कर रहे हैं अपना ट्रेडिंग बिजनेस विद जीएसटी। लेकिन शुरू करने से पहले हमको यह समझना पड़ेगा कि हमारे ट्रेडिंग बिजनेस में जो हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो होता है उसको हम कैसे मैनेज करेंगे, और इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या होता है, और हमारी जीएसटी क्या होती है, और जीएसटी हमारी किस टैक्स के अंतर्गत आती है, और जीएसटी के टाइप्स कितने प्रकार की जीएसटी होती है, और कब किस प्रकार की जीएसटी हमको देना पड़ता है। प्रैक्टिकल शुरू करने से पहले हमको अपनी जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है उसका बेसिक फंडामेंटल हमको समझना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में ही हम प्रैक्टिकल चालू करेंगे ताकि हमको प्रैक्टिकल के टाइम पर हमको कोई भी डाउट्स ना रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम आ जाएंगे नोट्स में। यहाँ पर हमने पिछले वीडियो में कुछ बातें आपको बताई थी, जो कि बाउचर्स कितने प्रकार के होते हैं और इनमें से कुछ कॉमन और कुछ स्पेशल बाउचर होते हैं। टैली में प्री डिफाइंड टोटल जो बाउचर होते हैं 24 होते हैं, और इसमें से हमारे कुछ कॉमन बाउचर होते हैं, लगभग हर एक बिजनेस में इनको यूज करते हैं। और कुछ हमारे स्पेशल बाउचर होते हैं जिनको ट्रेडिंग बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस और इस तरह के बिजनेस में हम मैनेज करते हैं। तो हमने आपको कॉमन बाउचर की थ्योरी समझा दी थी, लेकिन चलिए आज की इस वीडियो में हम अपने इन्वेंट्री बाउचर और उसके बाद इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी देखेंगे और जीएसटी भी देखेंगे। तो यहाँ पर हमने कुछ बाउचर्स कवर कर लिए थे, लेकिन आज हम इस वीडियो में अपना परचेज बाउचर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यह हमारा एक प्रकार का इन्वेंट्री बाउचर है। इसका यूज हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ हमारा परचेज बाउचर है जो कि 5 नंबर है। इसमें बताया गया है जब किसी गुड्स को सेल करने के लिए परचेज करते हैं तब उस एंट्री के लिए हम परचेज बाउचर का यूज करते हैं। एक चीज़ आप याद रखना, जब भी हम कोई गुड्स परचेज करते हैं सेल करने के लिए, ठीक है, तब हम अपने परचेज बाउचर का यूज करते हैं। यहाँ पर हमारा 6 नंबर बाउचर है। जब किसी गुड्स या सर्विस को सेल करते हैं तो उस एंट्री को हम सेल्स बाउचर में करते हैं। हमारा नेक्स्ट जो है, ज़्यादा नीचे आ गया, ऊपर थोड़ा जाएंगे। हमारा 7 नंबर बाउचर है जो कि डेबिट नोट बाउचर है, ठीक है। जब खरीदे हुए गुड्स को रिटर्न करते हैं तो उस एंट्री को डेबिट नोट बाउचर में करते हैं। दरअसल हम अपने बिजनेस में जब गुड्स या फिर आइटम परचेज करते हैं तब हमको कभी कभी रिटर्न भी करना पड़ता है, तो उस प्रकार की जो एंट्री होती है उसको हम डेबिट नोट बाउचर में करेंगे, ठीक है। हमारा 8 नंबर बाउचर है जो कि क्रेडिट नोट बाउचर है, और यह भी हमारा जब बिका हुआ गुड्स रिटर्न आता है, वापस आता है, तो उसकी एंट्री हम क्रेडिट नोट बाउचर में करेंगे, ठीक है। माल हम जब परचेज करेंगे और उसको रिटर्न करेंगे तो डेबिट नोट यूज करेंगे, और जब हम सेल किया हुआ माल हमारा जब वापस आएगा तो उसको हम क्रेडिट नोट बाउचर में एंट्री पास करेंगे। प्रैक्टिकल हम देखेंगे ताकि आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगा वहाँ पर, लेकिन नोट्स में भी हमको थोड़ा थोड़ा बेसिक चीज़ें समझना जरूरी है। हमारा स्टॉक जनरल है जो कि 9 नंबर है। जब गुड्स को एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में ट्रांसफ़र करते हैं तो उसकी एंट्री हम स्टॉक जनरल बाउचर में करते हैं। कभी कभी बिजनेस में हमारे एक से अधिक गोडाउन होते हैं, तो हमको एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में माल ट्रांसफ़र करना होता है, तो इस प्रकार की एंट्री हम स्टॉक जनरल बाउचर में पास करते हैं, ठीक है। हम प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे इसका। और हमारा 10 नंबर बाउचर है मेमोरेंडम। जब हमें किसी एंट्री को याद रखना होता है तो इस प्रकार की एंट्री को हम इस बाउचर में करते हैं, ठीक है। सिंपल सा है, जब भी हमको कोई एंट्री याद करना हो कि मान लो ये एंट्री कुछ स्पेशल है या फिर इसमें कुछ हमको डाउट है, तो हम इस प्रकार की एंट्री इसमें पास कर देते हैं, और जब भी हमको देखना होता है तो इसी बाउचर में जाके हम देख लेते हैं, या सेपरेटली अलग एंट्री हमारी रिकॉर्ड रहती है। हमारा जो 11 नंबर बाउचर है जो कि है परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर बाउचर जो होता है इसको हम कब और कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर थ्योरी बताई गई है। यहाँ पर जब हमें गुड्स परचेज करने के लिए आइटम की लिस्ट देनी होती है तो ऐसी एंट्री को हम इस बाउचर में करते हैं। मतलब यह है सिंपल सा कि जब भी हमको माल परचेज करना होता है तो इसमें हम अपनी गुड्स परचेज लिस्ट बनाते हैं इसी बाउचर में, जिसको परचेज ऑर्डर बाउचर बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए देखेंगे इसको हम प्रैक्टिकल। यहाँ पर हमारा देखते हैं दूसरा कौन सा है। हमारा है सेल्स ऑर्डर जो कि 12 नंबर है। सेल्स ऑर्डर, जब कस्टमर हमसे गुड्स परचेज करने के लिए ऑर्डर करते हैं तो उस एंट्री को हम इस वाउचर में करते हैं। दरअसल एंट्री नहीं हमारी यह होती है
जब भी हमको कस्टमर कोई गुड्स परचेज के लिए ऑर्डर करता है तो जो हमारी गुड्स जो सेल्स ऑर्डर होता है, जो सेल्स ऑर्डर हम लेते हैं उसको हम इस वाउचर में सेल्स ऑर्डर की लिस्ट बनाते हैं। ठीक है, इसमें हम जो हमारा सेल्स ऑर्डर होता है उसकी लिस्ट हम इस वाउचर में आकर के बना लेते हैं। ठीक है, हमारा 13 नंबर है जो कि डिलीवरी नोट है। ठीक है, सेल्स ऑर्डर लेने के बाद में हमें गुड्स कस्टमर को डिलीवरी करना होता है तो इस वाउचर का हम यूज करते हैं। जब भी हमको अपने बिजनेस में जब हम ऑर्डर ले लेते हैं जो कि हमारा सेल्स ऑर्डर होता है और उसके बाद में जब हम उसकी डिलीवरी हम कर देते हैं अपने कस्टमर को, तो उसकी एंट्री हम इस वाउचर में करते हैं जो कि डिलीवरी नोट वाउचर है। ठीक है, इसमें हमारा है रिवर्सिंग जनरल। अगर हमें कोई ऐसी एंट्री करना हो जिसका प्रभाव सिर्फ उसी डेट में रहे, फिर उस डेट के बाद उस एंट्री का किसी रिपोर्ट पर कोई प्रभाव ना हो, तो उस एंट्री को हम इस वाउचर में पास करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस वाउचर का यूज हम देखेंगे करके प्रैक्टिकल। इसमें बताया गया है कि अगर हमको कोई ऐसी एंट्री करना हो जिसका इफेक्ट सिर्फ उसी डेट की एंट्री पर रहे और उसका इफेक्ट किसी और रिपोर्ट पर ना हो, तो इस प्रकार की एंट्री हम इस वाउचर में करते हैं जिसको हम रिवर्सिंग जनरल वाउचर बोलते हैं। ठीक है, और हमारा है जो कि 15 नंबर है जिसको है रिसिप्ट नोट वाउचर। ठीक है, रिसिप्ट नोट, जब हमें गुड्स परचेज ऑर्डर करने के बाद गुड्स प्राप्त हो जाता है तो इस प्रकार की एंट्री को हम इस वाउचर में करते हैं। सिंपल सी बात है, जब हम परचेज ऑर्डर करते हैं और उसके बाद में हमको जब गुड्स रिसीव हो जाता है तो उसकी एंट्री हम इस वाउचर में करते हैं। प्रैक्टिकल हम देखेंगे तो आपको क्लियर भी हो जाएगा। हमारा 16 नंबर है फिजिकल स्टॉक। ठीक है, जब हमें टैली में पड़े हुए गुड्स को और गोडाउन में पड़े हुए गुड्स को दोनों को वेरीफाई करते हैं तो इस वाउचर का यूज करते हैं। देखिए, इस वाउचर का यूज हम करते हैं अपने बिजनेस में। दरअसल क्या होता है, जब भी हमारे टैली में जो भी हमारे आइटम्स पड़े होते हैं, जब जो भी हम एंट्री करते हैं अपने आइटम्स की, ठीक है, तो जो हमारे स्टॉक में आइटम पड़े होते हैं तो कभी कभी हम क्या होता है महीने में एक बार या 15 दिन में एक बार फिजिकल हम चेक करते हैं कि हमारे पास में बिजनेस में कितने आइटम हैं। अगर हमारे बिजनेस में आइटम जो पड़े हुए हैं और जो हमारे स्टॉक में जो हमारे पास टैली में जो आइटम है और जो हमारे गोडाउन में आइटम है, उसमें दोनों में अगर कोई फ़र्क आता है तो हम वेरीफाई करने के बाद में जितना हमारे पास आइटम होता है उसकी एंट्री हम फिजिकल स्टॉक में जाकर के पास कर देते हैं। तो हमारी एक्चुअल रिपोर्ट और हमारा जो फिजिकल स्टॉक होता है वो अभी दोनों क्लियर हो जाता है। इसकी एंट्री हम करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ हमारा 17 नंबर है जो कि पेरोल वाउचर है। ठीक है, कभी कभी बिजनेस में हमें बहुत एम्प्लॉई को सैलरी देना होता है तो उन सभी की सैलरी को हम टैली के पेरोल फंक्शन में मैनेज करते हैं और पेरोल की एंट्री हम इस वाउचर में करते हैं। दरअसल क्या होता है, हमारा छोटा अगर बिजनेस है तो उसको हम अपनी जो अपने एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी हम कॉस्ट कैटेगरी बना के मैनेज कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं जिसमें 500 प्लस 1000 प्लस इस तरह के हमारे एम्प्लॉय होते हैं। तो इस प्रकार जो इतने सारे एम्प्लॉय होते हैं उनको क्या क्या चीज़ दी जाती है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे टैली में एक पेरोल मैनेजमेंट है जिसके अंतर्गत हम हर एक प्रकार की सैलरीज और जो भी एम्प्लॉय होते हैं क्या क्या किसको दिया जाता है सब हम मैनेज कर सकते हैं। देखेंगे हम यह पेरोल मैनेजमेंट एक सेपरेट अपनी इसकी सीरीज होगी 1-2 वीडियो 3 वीडियो की, तो इसको हम क्लियर करेंगे। ठीक है, पेरोल मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है किसी भी बिजनेस को जब हम हैंडल करते हैं। हमारा 18 नंबर है जो कि अटेंडेंस वाउचर। ठीक है, पेरोल से जुड़े हुए एम्प्लॉय की अटेंडेंस लगाने के लिए इस वाउचर का यूज हम करते हैं। ठीक है, इसको हम हाजिरी लगाने के लिए इसका यूज हम करते हैं। हमारे वाउचर ख़त्म हो गए हैं, बाकी जो वाउचर होंगे उनको हम प्रैक्टिकल देखेंगे। चलिए हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट जो कि हमारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट है। ठीक है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट की यहाँ पर थ्योरी थोड़ा बताई गई है तो इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्वेंट्री मतलब लिस्ट ऑफ आइटम। ठीक है, इन्वेंट्री का मतलब होता है लिस्ट ऑफ आइटम। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में हम गुड्स को परचेज एंड सेल करते हैं। एक ट्रेडिंग बिजनेस में गुड्स यानी आइटम बहुत प्रकार के होते हैं।
जिनमें आइटम अलग अलग कंपनी, अलग अलग साइज, अलग अलग कलर ईटीसी हो सकते हैं, ठीक है। जिसको मैनेज करने के लिए टैली में इन्वेंट्री सेक्शन में स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, यूनिट, गोडाउन बना के हम इन्वेंट्री को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं और अपने स्टॉक को भी चेक कर सकते हैं। दरअसल टैली में जब भी हम किसी ऐसे बिजनेस को मैनेज करते हैं जिसमें हम माल खरीदते और बेचते हैं, जो कि हमारा ट्रेडिंग बिजनेस कहलाता है, ट्रेडिंग बिजनेस हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो, माल हमको खरीदना भी पड़ता है और बेचना भी पड़ता है और अपने माल को मैनेज भी करना पड़ता है। तो इस प्रकार का जो बिजनेस होता है उसको हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंतर्गत जो हमारे स्टॉक आइटम और स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक ग्रुप और यूनिट, गोडाउन, इस तरह के जो फंक्शन मिलते हैं उसके अंतर्गत हम सारी चीज़ें मैनेज करते हैं, वो भी आसानी से, ठीक है। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो यह सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी कि स्टॉक आइटम क्या होते हैं, स्टॉक ग्रुप क्या होता है, स्टॉक कैटेगरी, यूनिट, गोडाउन क्या होते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल आपको बताया है देख करके, तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा, क्लियर भी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल है, मान लो हमारा स्टॉक आइटम क्या है, स्टॉक ग्रुप क्या है, स्टॉक कैटेगरी और यूनिट क्या होते हैं। यहाँ पर हमारा स्टॉक आइटम में हमने कुछ मोबाइल लिए हैं और अलग अलग कंपनियों के हैं, ठीक है। यहाँ पर Vivo Y21 है, Oppo A78 है, Galaxy S23 Ultra है और हमारा 15 Pro Max है। यह हमारे सारे आइटम हो गए। स्टॉक ग्रुप इनका क्या है, मोबाइल, मतलब यह है, यह आइटम तो अलग अलग हैं लेकिन जो यह हैं यह मोबाइल ही हैं पूरे के पूरे, इसलिए हम एक ग्रुप बना लेंगे मोबाइल का और जितने भी मोबाइल खरीदेंगे सारा का सारा ग्रुप हम मोबाइल ही रखेंगे। हमारी स्टॉक कैटेगरी में क्या आ जाएगा, जैसे कि कंपनी, मान लो कि मोबाइल तो मान लो 50 प्लस कंपनियां अगर हैं या फिर 20 प्लस या 30 प्लस कंपनियां हैं, तो हर एक कंपनी को हम अलग अलग कैटेगरी वाइज मतलब कि सेपरेट रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जैसे कि कैटेगरी में हमारे आ जाएंगी कंपनी, मान लो कि अलग अलग कंपनी का एक ही आइटम हो, मोबाइल एक आइटम हो गया और अलग अलग कंपनी जो कि है Vivo, Oppo, Samsung, एप्पल, ठीक है। तो यह हो गई कंपनी, तो कंपनी को हम कैटेगरी में रखते हैं और जो उसका ग्रुप होगा जो कि एक आइटम का नाम है तो मोबाइल हो गया, और इसके बाद आइटम में हमारे जितने भी कंपनी के मोबाइल होंगे उनको हम आइटम में रखेंगे और इनकी जो यूनिट होगी, नंबर होगी, नॉइज, ठीक है। तो मतलब क्योंकि मोबाइल हम 1 2 3 4 5 इस तरह काउंट करते हैं। तो यह आप देख करके समझ गए होंगे कि हमारा स्टॉक आइटम क्या होता है और स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक ग्रुप और यूनिट किस प्रकार हम समझते हैं। हमने छोटा सा एग्जांपल आपको बताया है। जब हम अपना बिजनेस मैनेज करेंगे तो वहाँ पर आपको स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी और यूनिट और गोडाउन भी हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आप पेशेंस बनाए रखना, आपको हर एक चीज़ अच्छे से और क्लियर कट बिल्कुल समझाई जाएगी। यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट है, व्हाट इज टैक्स, यह हमारा बहुत ज़रूरी है। हमको अगर टैक्स अपने टैली प्राइम में मैनेज करना है तो हमको टैक्स को समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर हमको टैक्स की कुछ थ्योरी और टैक्स कितने प्रकार के होते हैं और हमारी जीएसटी किस टैक्स के अंतर्गत आती है, वह सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा व्हाट इज टैक्स में है, टैक्स को गवर्नमेंट किसी व्यक्ति या संगठन पर लगाती है। टैक्स खुद से या गलती से ना पे करने पर जुर्माना और सजा का भी प्रावधान है। यहाँ पर बताया गया है टैक्स जो है वह गवर्नमेंट के द्वारा लगाया गया एक शुल्क है जो कि किसी व्यक्ति या संगठन पर लगाया जाता है। यहाँ पर टैक्स ना पे करने पर आपको जुर्माना या फिर सजा का भी व्यवस्था है। मतलब अगर टैक्स आप नहीं पे करते हैं, अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं कि आपको टैक्स पे करना है और आप ना पे करें तो आपको सज़ा भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो बिजनेस है, टाइप ऑफ टैक्स, मतलब कि जो हमारे टैक्स हैं, टैक्स कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पर किसी व्यक्ति या संगठन को अलग अलग टैक्स पे करना होता है। प्रायः टैक्स को 2 भागों में बांटा गया है। यहाँ पर टैक्स हमारे 2 प्रकार के होते हैं और उन्हीं दो टैक्स के अंदर में सारे टैक्स आ जाते हैं। पहला है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। चलिए देखते हैं इसकी जो हमारी परिभाषा है, मतलब कि टैक्स इनडायरेक्ट कौन सा है और डायरेक्ट कौन सा है। तो यहाँ पर हमारा डायरेक्ट टैक्स बताया गया है, डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स जिसको व्यक्ति या संगठन सीधे गवर्नमेंट को पे करते हैं, जैसे कि इनकम टैक्स,
प्रॉपर्टी टैक्स, स्टाम्प ड्यूटी, रोड टैक्स, ईटीसी। तो इस प्रकार के जो टैक्स होंगे जो कि हमारे डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आते हैं, इनको गवर्नमेंट को डायरेक्ट पे करता है कोई व्यक्ति या संगठन। तो आपको समझ में आ गया होगा, जैसे कि हम रोड टैक्स देते हैं, जब भी हम रोड पे ट्रैवल करते हैं तो इस प्रकार के जो टैक्स होते हैं वह डायरेक्ट गवर्नमेंट को चले जाते हैं, ठीक है। और हमारा इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है इसको कैसे पे करते हैं वह भी देख लेते हैं। हमारा इनडायरेक्ट टैक्स जिसको व्यक्ति या संगठन सीधे गवर्नमेंट को ना पे करके उसका बोझ दूसरे व्यक्ति पर शिफ्ट कर दिया जाता है, जिसे अंत में कंज्यूमर उपभोक्ता से वसूला जाता है, जैसे जीएसटी, वैट, कस्टम ड्यूटी, सेल्स टैक्स, ईटीसी। यहाँ पर यह बताया गया है जो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स होता है इसी के अंतर्गत हमारे जीएसटी, वैट वगैरह आते हैं, ठीक है, कस्टम ड्यूटी, सेल्स टैक्स। जो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स होता है इसको डायरेक्ट गवर्नमेंट को हम लोग नहीं पे करते हैं, इसको हम किसी व्यक्ति या संगठन को पे करते हैं और उसके बाद वह आदमी गवर्नमेंट को पे कर देते हैं। बाकायदे टैक्स पहुंचता गवर्नमेंट के पास में ही है, लेकिन जो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स होता है इसको पे करने वाला कंज्यूमर होता है, जो आम जनता होती है वही पे करती है। जैसे कि जीएसटी, अगर कोई माल या सामान हम परचेज करते हैं, चाहे पर्सनल यूज के लिए हो या फिर खरीदना और बेचना हो, तो हमको टैक्स देना ही पड़ता है, चाहे डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्टली, ठीक है। अगर हम टैक्स देते हैं तो वह जिस आदमी को देते हैं वह आदमी फिर गवर्नमेंट को पे करता है। वह हम आगे देखेंगे जब हम प्रैक्टिकल करेंगे। तो जो हमारी जीएसटी है वह हमारी इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आती है। यहाँ पर अपने इंडिया में तो जीएसटी चलती है और वैट जो है यह अदर कंट्रियों में यूज होता है, अभी इंडिया में यह नहीं यूज हो रहा है। पहले यूज होता था इंडिया में, लेकिन अभी इसको बंद करके जीएसटी वन नेशन टैक्स बना दिया गया है, ठीक है। तो हमारे बाकी अलग जो कस्टम टैक्स, सेल्स टैक्स, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमारे जो वैट है यह, जैसे कि हम गल्फ़ में काम करते हैं, शायद आपको नहीं पता होगा, लेकिन हम यहाँ गल्फ़ कंट्री, मिडिल ईस्ट में काम करते हैं, तो यहाँ पर हमारा वैट टैक्स है जो कि हर एक आदमी पे करता है, जिसको हम आपको नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा अपना टैली प्राइम में, ये सारी चीज़ें हम क्लियर करने के बाद में आपको वैट भी पढ़ाएंगे कि वैट किस तरह और कैसे लगाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर हमारे कुछ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल बताए गए हैं। तो जो हमको जीएसटी पढ़ना है वह हमारी इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आती है, और यह भी देखेंगे जीएसटी कितने प्रकार की होती है। यहाँ पर बताए गए हैं डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, और यह फोटो हमने गूगल से डाउनलोड करके आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता दिया है। एक साइड में हमारे डायरेक्ट टैक्स हैं और इनडायरेक्ट टैक्स हैं, उसी में हमारा जीएसटी आती है, और जीएसटी का जो फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं व्हाट इज जीएसटी। जीएसटी की भी यहाँ पर जीएसटी को भी एक्सप्लेन किया गया है थोड़ा डिटेल में। व्हाट इज जीएसटी? जीएसटी का पूरा नाम गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, जो गुड्स यानी सामान और सर्विस को खरीदने और बेचने में लगाया जाता है, और यह एक इनडायरेक्ट टैक्स है। तो यहाँ पर जीएसटी हमारा एक इनडायरेक्ट टैक्स है, और इसको किसी भी गुड्स या फिर सर्विस को बेचने या खरीदने पर लगाया जाता है। तो हम यहाँ पर जो देख रहे हैं वह हमारा ट्रेडिंग बिजनेस है, तो हम गुड्स में लगाएंगे और देंगे भी, और हमको टैक्स देना भी पड़ेगा और हम भी लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार जो हमारा ट्रेडिंग बिजनेस होगा, हम गुड्स को सेल और परचेज करेंगे। तो यहाँ पर हमारा सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हम बाद में देखेंगे, फिलहाल हम अभी गुड्स से हमको लेना देना रहेगा। यहाँ पर हमको बताई गई है टाइप्स ऑफ जीएसटी। देखो जीएसटी तो एक नेम हो गया टैक्स का जीएसटी, लेकिन हमारी जीएसटी 4 प्रकार की होती हैं। इनका जो जीएसटी की जो ब्रांचेज हैं, जिनको बोल सकते हैं टाइप्स ऑफ जीएसटी, तो यहाँ पर हमारी 4 प्रकार की जीएसटी बताई गई है। पहला है हमारा सीजीएसटी। सीजीएसटी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। यहाँ पर सर्विसेज है, ठीक है, सर्विस नहीं, सर्विसेज। यहाँ पर जीएसटी का, सीजीएसटी का जो हमारा फुल फॉर्म होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। हमारा दूसरा है एसजीएसटी, जो कि स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। आईजीएसटी, इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यहाँ पर हमारी जो लास्ट है जो कि यूटीजीएसटी है, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। यहाँ पर हमारी जो फर्स्ट है जो कि सीजीएसटी है, इसका टैक्स जो होता है वह सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब यह है जैसे कि दिल्ली में जो हमारे प्रधानमंत्री बैठे हैं उनको हम सेंट्रल गवर्नमेंट, दिल्ली में जो हमारी है उसको
हम सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं। और जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट होती है, जैसे कि हमारा स्टेट है उत्तर प्रदेश, और जो हमारी सरकार है स्टेट का, जो हमारा चीफ मिनिस्टर है, वह हमारा गवर्नमेंट जो है उसको हमारा यह पैसा जाता है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को हमारा CGST जाती है और हमारा जो SGST है वह स्टेट गवर्नमेंट को जाती है। और जो हमारी IGST है यह हमारा इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है। इसमें हमारा यह पैसा यह IGST हम कब और कैसे लगाते हैं वो हम देखेंगे। इंटर स्टेट का मतलब यह है जब हम अपने स्टेट को छोड़कर दूसरे स्टेट में माल परचेज और सेल करने लगते हैं तो वहाँ पर हम IGST देते हैं और यह पैसा हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाता है। उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट उसका 50% जिस स्टेट से माल को सेल या परचेज किया गया है वहाँ पर उस गवर्नमेंट को दे देती है। तो फिलहाल कहा जाए तो जो हमारा टैक्स IGST है वह 50-50% होता है। स्टेट गवर्नमेंट और हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है दोनों को आधा आधा पैसा जाता है। लेकिन क्या होता है, हम डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट को नहीं देते हैं, IGST हम सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देते हैं, वही उस पैसा 50% हमारे स्टेट गवर्नमेंट को दे देती है जहां से माल आया है। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो CGST और SGST है इसको हम लगाते हैं जैसे कि एक ही स्टेट में माल सेल और परचेज करते हैं तो वहाँ पर हमारा 2 टैक्स लगता है, CGST और SGST। ठीक है, जब हम अपने स्टेट से बाहर माल परचेज करते हैं बाहर से तो वहाँ पर हमको IGST देना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं इंटर स्टेट टैक्सेबल। ठीक है, इंटर स्टेट टैक्सेबल। और जो हमारी CGST और SGST है इसको हम तब लगाते हैं जैसे कि हम उत्तर प्रदेश में हैं और जिनसे हम माल परचेज करें वो भी उत्तर प्रदेश के हों तो हमारी CGST और SGST लगेगी और हमको यह दोनों टैक्स पे करना होगा। अगर हम सेम ही स्टेट में माल सेल कर रहे हैं, जैसे हम उत्तर प्रदेश के हैं और उत्तर प्रदेश में ही माल सेल कर रहे हैं तो हम CGST और SGST टैक्स लगाएंगे। ठीक है, जिसको हम माल परचेज करेंगे। और जो हमारी UTGST है यह हमारे कुछ गिने चुने जो स्टेट हैं, आप इनको गूगल में सर्च कर लेना, यह भी एक प्रकार का स्टेट गवर्नमेंट का ही टैक्स है और इसका पैसा स्टेट गवर्नमेंट जो होती है उसके पास में ही रहता है। जैसे कि हमारा अंडमान और निकोबार, चंडीगढ़, ठीक है, इस तरह के कुछ हमारे इंडिया में स्टेट हैं जो हमारे यूनियन टेरिटरी के अंतर्गत आते हैं तो वहाँ पर हमारे यह टैक्स लगता है जिसको हम UTGST बोलते हैं। और अगर हम वहाँ से माल परचेज और सेल करेंगे ऐसे स्टेट से तो हमको UTGST देना पड़ेगा। ठीक है, बाकी यह 4 GST के टाइप्स हो गए और इनका जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर और कुछ चीज़ें बताई गई हैं तो चलिए हम देख लेते हैं। कुछ फोटो के माध्यम से आपको समझाया गया है कि हमारे जो इंटर स्टेट और इंस्टा स्टेट क्या होते हैं। यहाँ पर उसके पहले यहाँ पर और कुछ चीज़ें बताई गई हैं, वह भी हम देखेंगे, देख लेते हैं। पहले थोड़ा ऊपर जाएंगे, यह हमारा हो गया है, नीचे आएंगे थोड़ा, ये डायरेक्ट नीचे आ जाता है, मुश्किल नहीं है। यहाँ पर जो हमारी GST होती है, GST किसको पे करना है, कुछ कैटेगरी बनाया है गवर्नमेंट ने। ठीक है, कैटेगरी वाइज GST जो पेमेंट करते हैं, किसको कब GST कौन सी पे करना है। यहाँ पर GST के रजिस्ट्रेशन टाइप बताए गए हैं आपको। इस फोटो को आप अगर समझेंगे तो आपको यह समझ में आएगा। GST जो पे करते हैं, GST मतलब किनको पे करना है, किसको नहीं पे करना है और किस कैटेगरी का कौन सा जो डीलर होता है वह आता है, तो यहाँ पर यह चीज़ें समझाई गई हैं। यहाँ पर हमारे GST जो पे करते हैं, यहाँ पर 2 जो ऐसे डीलर होते हैं जो GST पे करते हैं गवर्नमेंट को। ठीक है, जैसे कि एक होता है रेगुलर डीलर और एक होता है कंपोजिशन डीलर। ठीक है, अब रेगुलर डीलर किस कैटेगरी में आता है और कंपोजिशन डीलर किस कैटेगरी में आता है यहाँ पर आपको बताया गया है। जिसका टर्नओवर ग्रेटर देन ₹1.5 करोड़ पर एनम, अगर इस तरह का जो बिजनेस है जिसमें 1.5 करोड़ से ज़्यादा अगर टर्नओवर होता है एक साल में तो वहाँ पर जो हमारा जो इसकी कैटेगरी आएगी वह रेगुलर कैटेगरी में यह डीलर आएगा। ठीक है, इसका जो रजिस्ट्रेशन होगा GST में तो इसको रेगुलर कैटेगरी में रखा जाएगा क्योंकि इसका जो टर्नओवर है 1.5 करोड़ पर एनम है। ठीक है, दूसरा जो है हमारा कंपोजिशन, इसका टर्नओवर जो है 1.5 करोड़ से कम होता है
तो इसको हम कंपोजिशन के अंतर्गत रखते हैं और यह कंपोजिशन डीलर के अंतर्गत आते हैं। और एक चीज़ आप यहीं पर समझ लें, जीएसटी जो भी पेमेंट गवर्नमेंट को करते हैं यही दोनों डीलर करते हैं। जो हमारे रेगुलर डीलर होते हैं और कंपोजिशन, यही दोनों डीलर गवर्नमेंट को जीएसटी पे करते हैं। और यह दोनों डीलर बाकी आदमी को जो माल परचेज करते हैं, सेल करते हैं, यही दोनों लोग माल परचेज और सेल करते रहते हैं। जब इनके पास पैसा जीएसटी का आता है तो यह गवर्नमेंट को पे करते हैं, ठीक है, क्योंकि यही दोनों लोगों का रजिस्ट्रेशन होता है जीएसटी में। मतलब कि कैटेगरी वाइज है, जो जिसका बिजनेस में ज़्यादा इनकम होती है वह रेगुलर में आता है, जिनका मीडियम साइज में होती है वह कंपोजिशन में आता है, और जिनका टर्नओवर लेस देन 20 लाख पर एनम, मतलब एक साल में 20 लाख से भी कम का टर्नओवर होता है माल खरीदना और बेचना, वह अनरजिस्टर्ड में आता है। और अनरजिस्टर्ड जो होता है वह टैक्स गवर्नमेंट को पे नहीं करता है। यहाँ पर एक चीज़ है, गवर्नमेंट को पे नहीं करता है, लेकिन यह माल, जब ये अनरजिस्टर्ड डीलर जो होता है माल अगर परचेज करेगा कंपोजिशन डीलर से या फिर रेगुलर डीलर से, तो इसको टैक्स देना पड़ेगा। अब इसकी मर्जी है, यह हिसाब रखे या ना रखे यह अलग बात है, पर टैक्स इनको भी पे करना है जिनसे ये माल खरीदेंगे और बेचेंगे, ठीक है। लेकिन यह गवर्नमेंट को अनरजिस्टर्ड डीलर जो होता है वह टैक्स पे नहीं करता है। टैक्स दो ही पे करते हैं, जो कि रेगुलर और कंपोजिशन है। और जो हमारा चौथा नंबर है, जो कि है हमारा कंज्यूमर। कंज्यूमर का मतलब होता है आम जनता, जो कि जैसे कि मान लो कोई मोबाइल है और उसमें 18% टैक्स लगा है, और जब वो मोबाइल एक रेगुलर डीलर कंज्यूमर को बेच दिया, टैक्स इससे ले लेगा, ठीक है, और जो टैक्स लेगा वह गवर्नमेंट को दे देगा। इसके बाद में जो कंज्यूमर होता है, जो आम जनता है, वह मोबाइल को यूज करती है और टैक्स कंज्यूमर ही पे करता है। यहाँ पर जो जीएसटी है और जीएसटी का जो सिस्टम बनाया गया है वह यह है कि टैक्स तो लेन देन पूरा जो रेगुलर कंपोजिशन अनरजिस्टर्ड तीनों करते हैं, ठीक है, टैक्स देते भी हैं, लगाते भी हैं, यह भी पे करते हैं, लेकिन जो मेन टैक्स होता है वह कंज्यूमर ही पे करती है। मतलब आम जनता से ही टैक्स वसूला जाता है और पहुंचाने का काम करते हैं जो यह रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, यही लोग टैक्स गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं। बाकी जो टैक्स पे करने वाला जो मेन व्यक्ति है वह आम जनता है। यह समझ लें कि हम लोग हैं, जैसे कि कोई भी वस्तु या सामान यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपको यह समझ में आ गया होगा कि रेगुलर डीलर और कंपोजिशन और अनरजिस्टर्ड और कंज्यूमर में क्या फ़र्क है, ठीक है। यहाँ पर कुछ चीज़ें और बताई गई हैं कि रेगुलर डीलर जब माल परचेज करेगा रेगुलर डीलर से तो जीएसटी अप्लीकेबल होगी, मतलब टैक्स लगेगा, और रेगुलर डीलर जब परचेज करेगा कंपोजिशन से तो जीएसटी नहीं लगेगी। इसके बाद में थर्ड नंबर है, रेगुलर डीलर परचेज टू अनरजिस्टर्ड डीलर से अगर परचेज करेगा तो जीएसटी अप्लीकेबल होगी, लेकिन उसका एक सिस्टम है, एक मतलब प्रोसेस है, कैसे मतलब जीएसटी लगेगी वह हम आगे देखेंगे, ठीक है। इसके बाद में जो हमारा चौथा नंबर है, कंपोजिशन डीलर परचेज टू कंपोजिशन डीलर जीएसटी नॉट अप्लीकेबल। कंपोजिशन डीलर परचेज टू रेगुलर डीलर, तो यहाँ पर जीएसटी अप्लीकेबल होगी। और यहाँ पर इसी तरह सारी चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। यहाँ पर और अनरजिस्टर्ड के बारे में भी बताया गया है। अनरजिस्टर्ड डीलर परचेज टू अनरजिस्टर्ड डीलर तो जीएसटी नहीं लगेगी। अनरजिस्टर्ड डीलर परचेज टू रेगुलर डीलर तो जीएसटी लगेगी। और यहाँ पर अनरजिस्टर्ड डीलर टू परचेज जो कंपोजिशन डीलर जीएसटी नॉट अप्लीकेबल। यहाँ पर जीएसटी डीलर जो हमारा यहाँ पर बताया गया, कर्सर आपको अगर दिखाई दे रहा हो तो हमारा रेगुलर डीलर सेल्स टू रेगुलर डीलर जीएसटी अप्लीकेबल होगी। रेगुलर डीलर सेल्स टू कंपोजिशन डीलर जीएसटी अप्लीकेबल होगी, ठीक है, टैक्स लगेगा। यहाँ पर एक चीज़ आपको क्लियर हो रहा होगा कि जो रेगुलर डीलर होता है वह माल किसी को भी सेल करे, जीएसटी उसको लगाना ही लगाना है, ठीक है। मतलब यह है, जो रेगुलर डीलर जो होता है, जिस श्रेणी में जिस स्थिति में रेगुलर डीलर होता है, जिस कैटेगरी में आता है, वह किसी को भी माल सेल करेगा, जीएसटी लगेगी ही लगेगी, चाहे वह किसी भी टाइप का डीलर हो, ठीक है, चाहे वो कंपोजिशन हो, चाहे रेगुलर हो, या फिर अनरजिस्टर्ड हो, या फिर कोई कंज्यूमर हो, टैक्स लेगा, ठीक है। लेकिन जब यह परचेज करता है, जैसे कि रेगुलर डीलर जब माल परचेज करता है तो कंपोजिशन से जब परचेज करेगा तो टैक्स नहीं लगेगा, और यहाँ पर अनरजिस्टर्ड से अगर परचेज करेगा तो भी टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि अनरजिस्टर्ड से टैक्स लगेगा, लेकिन उसका जो प्रोसेस है वह अलग है। यहाँ पर ऊपर में जो 3 नंबर है यहाँ पर बताया गया है, जीएसटी अप्लीकेबल बट टैक्स पे टू डायरेक्ट गवर्नमेंट। मतलब कैसे पे करना है वह हम आपको बताएंगे जब हम अनरजिस्टर्ड से माल परचेज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर रेगुलर डीलर से
कोई भी डीलर माल परचेज करेगा तो टैक्स उसको देना पड़ेगा, और रेगुलर डीलर जब अनरजिस्टर्ड से परचेज करेगा तो टैक्स सिस्टमेटिक ढंग से देना है उसको। डायरेक्ट गवर्नमेंट को कैसे देंगे वो हम देखेंगे, और यहाँ पर बाकी और चीज़ें बताई गई हैं, इनको आप पढ़ लीजिए ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। यहाँ पर हमारे टोटल हर एक चीज़ मतलब यह बताया गया है। रेगुलर डीलर जब परचेज करेगा तो क्या होगा, कंपोजिशन परचेज करेगा तो क्या होगा, अनरजिस्टर्ड परचेज करेगा तो क्या होगा। पहले यह 3 हो गए जो कि 1 से लेकर 9 नंबर तक है, ठीक है। यह सिर्फ परचेज के बारे में बताया गया है। अब यहाँ पर फिर 1 नंबर से 9 नंबर तक बताया गया है। थोड़ा 1 पॉइंट नीचे आएंगे, यहाँ पर एक फिर दूसरा कैटेगरी में 1 से 9 नंबर तक बताया गया है कि जब यह रेगुलर डीलर सेल करेंगे, फिर कंपोजिशन सेल करेंगे या फिर अनरजिस्टर्ड सेल करेंगे, कौन से डीलर को सेल करेंगे तो कैसे जीएसटी एप्लीकेबल होगी कि नहीं होगी, इस चार्ट में हर एक चीज़ समझाया गया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप गूगल में भी सर्च करके ऐसी फ़ोटो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। और आपको अगर पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमको इसी वीडियो में या फिर हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में आप जाकर के वहाँ पर व्हाट्सअप नंबर आपको मिल जाएगा, आप हमको मैसेज भेज सकते हैं, हम आपको तुरंत पीडीएफ सेंड करेंगे ताकि आप उसको आसानी से पढ़ सकें। यहाँ पर चलिए हम थोड़ा नीचे आ जाते हैं। ये चीज़ें हम बाद में भी देखेंगे जब एंट्री करेंगे। यहाँ पर जो हमने आपको बताया था, जो हमारी CGST और IGST होती है, ठीक है, उसको कैसे और किस प्रकार वो अप्लीकेबल होती है तो यहाँ पर बताया गया है। देखो आपको फोटो के जरिए आप समझ सकते हैं। यहाँ पर इंटर स्टेट मतलब IGST, ठीक है, इंटर स्टेट मतलब IGST। और यहाँ पर एग्जाम्पल बताया गया है, लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई आर इन डिफरेंट स्टेट। मतलब अगर स्टेट अलग अलग है और माल खरीदा या फिर बेचा जा रहा है, अगर स्टेट सेम नहीं है तो वहाँ पर हमारी IGST लगेगी, ठीक है। दूसरा हमारा है ग्रीन कलर में इंट्रा स्टेट। इसको आप पढ़ने में कंफ्यूज मत होना, हमारा फर्स्ट है जो IGST लगती है इंटर स्टेट है, ठीक है। और हमारा जो इंस्टा स्टेट है उसमें हमारा CGST और SGST लगती है एक साथ में। और यहाँ पर इसकी थोड़ा सा एग्जाम्पल भी बताया गया है, लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई आर इन सेम स्टेट। अगर एक ही स्टेट में माल खरीदा या बेचा जा रहा है तो उस कैटेगरी में हमारी CGST और SGST लगेगी, और इसको हम बोलते हैं इंस्टा स्टेट, ठीक है। इंस्टा स्टेट क्या है और इंटर स्टेट क्या है, जब हम टैक्स लगाएंगे तो वहाँ पर हमको यह सेलेक्ट करना पड़ता है, तो हम आपको बताएंगे कैसे क्या होता है यहाँ पर। तो यह चीज़ आप भी इसको अच्छे से देख लीजिए कि हमारे IGST कब लगेगी और SGST और CGST कब लगेगी। दूसरी फोटो में भी वही चीज़ बताया गया है जिसमें GST है और यहाँ पर 2 उसको कॉलम में बता दिया गया है, सेल विद इन सेम स्टेट, तो यहाँ पर CGST और SGST लगेगी। और इंटर स्टेट मतलब यह है कि इंटर स्टेट जब सेल करेंगे तो मतलब बाहर, स्टेट के बाहर चले जाएंगे तो वहाँ पर हमको IGST देना पड़ेगा, ठीक है। और इसका जो दोनों का अमाउंट होता है, CGST और SGST का अमाउंट मान लो 18% है, तो जो हमारी IGST लगेगी तो सेम इसका भी 18% एक बार में देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर अमाउंट दोनों का सेम ही रहेगा पर हमारा टैक्स अलग अलग हो जाएगा। मतलब यह हमारा हो जाएगा सेम स्टेट में और यह हो जाएगा दूसरे स्टेट में, ठीक है। मतलब IGST जो लगेगी, अगर हम माल परचेज कर रहे हैं, मान लो एक ही आइटम है और हम सीधा 18% IGST दे देंगे, ठीक है, अगर 18% टैक्स लग रहा है तो। और इसके बाद में जब हम अगर सेम स्टेट में माल परचेज और सेल कर रहे हैं तो हमको 9% देना पड़ेगा CGST और 9% देना पड़ेगा हमको SGST, तो टोटल 18% हो जाएगा। तो यह थी हमारी इन्वेंट्री मैनेजमेंट और GST से संबंधित कुछ नोट्स जो हमने आपको एक्सप्लेन कर दी है। यह समझाना ज़रूरी था, नहीं तो मतलब कि काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है जब हम एंट्री करते हैं। तो यहाँ पर हमने GST की नोट्स वगैरह कवर कर ली है। आप इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप यह समझ लें कि हम कौन से डीलर से माल परचेज अब या फिर सेल करते हैं तो GST किस प्रकार अप्लीकेबल होती है कि नहीं होती है, ठीक है। यह फोटो वेरी इंपॉर्टेंट है, बाकी जब हम एंट्री करेंगे तो आपको बताते भी चलेंगे। चलिए पीछे आ जाते हैं। और यह हमारा है ट्रेडिंग बिजनेस की कंपनी जो हमने अपने वीडियो के फर्स्ट वीडियो में बनाई थी। तो आप अगर हमारा फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको देख करके आप कंपनी बना लेना, और हमने जो भी डिटेल उसमें फिल किया है आप वैसे ही फिल करके कंपनी रेडी कर लेना। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम सीधा प्रैक्टिकल चालू करेंगे, जो कि हमारा अगस्त मंथ से होगा। यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं जो कि हमारी करंट डेट है, ठीक है। हमने इस कंपनी में कोई भी वाउचर इंटर नहीं किया है, और ये हमारा वर्जन है टैली 4.0 है, और इसमें हमारा बहुत चीज़ें नई चीज़ें ऐड की
गई हैं, एडवांस है, या बिल्कुल टैली का एडवांस वर्जन है। यहाँ पर आप डिस्प्ले मोर रिपोर्ट के नीचे आप आ जाएंगे, थोड़ा पीछे आएंगे। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट के नीचे हमको एक नया ऑप्शन मिल जाएगा जो कि डैशबोर्ड का है। ठीक है, डैशबोर्ड में हमारा जो परचेज और सेल का जो अमाउंट होता है वो हमारा कुछ इस प्रकार शो होता है। इसको हम आपको एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से कि यहाँ पर कैसे क्या हम रिपोर्ट देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमको चार्ट नुमा दिखाई देता है। ठीक है, तो यह टैली प्राइम में एक बिग अपडेट किया है। तो चलिए देखते हैं, और हम आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम अपना प्रैक्टिकल चालू करेंगे। तो अगर आपने कंपनी नहीं बनाई है तो हमारा क्लास 1 जो वीडियो है उसमें देखकर आप कंपनी बना लेना। और आपको पीडीएफ नोट्स के लिए हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में हमने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया है, आप उसमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उसमें हम आपको पीडीएफ नोट्स भेज देंगे ताकि आपको प्रैक्टिकल करने में आसानी रहे। अगर आप वीडियो में देख कर के कंफर्टेबल रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप वीडियो में देख कर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम प्रैक्टिकल चालू करेंगे। आज की वीडियो से हमारी थ्योरी कंप्लीटली पूरी कंप्लीट हो गई है, कुछ भी नहीं बाकी रह गया। जो थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं वह हम आपको प्रैक्टिकल के टाइम पर ही एक्सप्लेन करते रहेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सीधा प्रैक्टिकल के साथ में, और तब तक आप अपना ख्याल रखें। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी हमको बता सकते हैं, हमको अच्छा लगेगा अगर आप कमेंट करेंगे तो। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।